Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. तो फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पे ऑयल पम्प के ऊपर. ऑयल पम्प हमने देखा था कि 2-3 दिन पहले भी एक आर्टिकल हमने देखा था जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कौन से कंडीशंस नेसेसरी हैं फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ऑयल पम्प. एंड ऑयल पम्प इस साल इसलिए इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट हेविली पुश कर रहा है ऑयल पम्प का प्रोडक्शन इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, इन अंडमान एंड निकोबार एंड कोस्टल रीजन्स में तो ऑलरेडी ऑयल पम्प का प्रोडक्शन हो ही रहा है. एंड जो गवर्नमेंट का पुश है एंड जो सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट दे रही है, इस वजह से साउथ इंडिया में ये चांसेस हैं कि जो रबर प्लांटेशन करते हैं फार्मर्स, वो स्विच करने का सोच रहे हैं टुवर्ड्स ऑयल पम्प. एंड वो रीजंस भी हम लोग देखेंगे कि क्यों एनवायरमेंटलिस्ट आर नॉट हैप्पी. बट पहले हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि कंडीशंस क्या होते हैं फॉर कल्टीवेशन ऑफ ऑयल पम्प्स. फर्स्ट 20 to 33 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए. सेकेंड, अराउंड 80% ह्यूमिडिटी मेंटेन होना चाहिए. थर्ड, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होना चाहिए उस रीजन में. एंड फोर्थ, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड चाहिए फॉर ऑयल पम्प्स. एंड जो ये कंडीशंस हैं इसको आप देख के समझ सकते हो कि ये कहाँ पे मीट होते हैं. जितने भी अपने कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया के, यहाँ पे ये कंडीशंस मीट होते हैं. ह्यूमिडिटी वाले, नॉमिनल टेम्परेचर रेंज वाले, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल तो इंडिया में नहीं है. इसलिए जहाँ पे एश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज है वहाँ पे ये ऑयल पम्प प्रोडक्शन फेवरेबल होता है. अब यहाँ पे जो डिबेट है कि ऑयल पाम बहुत एनवायरमेंटलिस्ट अपोज कर रहे हैं, तो वो लोग अपोज क्यों कर रहे हैं उसके एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं. प्लस लेसन्स फ्रॉम श्रीलंका. श्रीलंका ने जो ऑयल पाम पे काफ़ी फोकस किया था पहले, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, एक केस स्टडी के जैसे भी आप लिख सकते हो श्रीलंकन को, क्योंकि अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो ये बहुत अच्छा केस स्टडी है आपके लिए. एंड गवर्नमेंट क्यों इतना पुश कर रही है ऑयल पाम प्रोडक्शन के लिए, ये भी आप लोग देख सकते हैं इस फैक्ट में कि टोटल एडिबल ऑयल का जो इम्पोर्ट है उसमें से 55% सिर्फ पाम ऑयल का इम्पोर्ट होता है. तो इसलिए पाम ऑयल जो है इसको गवर्नमेंट इतना पुश दे रही है ताकि ये जो 55% पाम ऑयल का जो इम्पोर्ट है वो रिड्यूस हो. इसलिए गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो 28 लाख हेक्टर्स ऑल ओवर इंडिया हमको ये पाम ऑयल का कल्टिवेशन करना है, जिसमें से 9 लाख हेक्टर्स सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है. एंड अंडमान निकोबार में, ये आपके मैप मार्किंग क्वेश्चंस के लिए भी आ सकते हैं इन पेपर 2 में. अंडमान निकोबार में अंडमान आइलैंड्स, कच्चल आइलैंड्स, बाल्तंग, कोमोर्ता एंड तेरेसा, इन आइलैंड्स में फिलहाल पाम ऑयल का प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड है. एंड अब देखते हैं कि इसमें इशू क्या आ रहा है. अब पाम ऑयल के प्रोडक्शन में जो लोकल एक्टिविस्ट हैं इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज पाम ऑयल जो है ये एक इन्वेजिव स्पीशीज जैसा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीलंका में कि जहाँ पे ये लोगों ने पाम ऑयल का कल्टीवेशन स्टार्ट किया था, उस एरिया में फर्स्ट पाम ऑयल ने जो लोकल वैरायटीज हैं, जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली वैरायटीज हैं, उनको रिप्लेस कर दिया. एंड जो पाम ऑयल है ये बहुत वाटर इंटेंसिव क्रॉप है. मैंने आपको बताया कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होना चाहिए, 80% ह्यूमिडिटी होना चाहिए. ये ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा सक कर लेता है एंड जो लोकल वाटर बॉडीज या स्ट्रीम्स हैं उनको भी ड्राई करने का कैपेसिटी है उनमें. एंड श्रीलंका में ये हुआ है. तो जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली क्रॉप्स थे उनको इसने रिप्लेस कर दिया. एंड जो लोकल स्ट्रीम्स थे वो ड्राई अप हो गए श्रीलंका में. एंड इन्वेजिव स्पीशीज होने की वजह से जो लोकल प्लांट्स एंड एनिमल्स थे, जो उन वेजिटेशन पे डिपेंडेंट जो एनिमल्स भी थे, वो भी थ्रेटेंड हो गए हैं बिकॉज ऑफ पाम ऑयल कल्टिवेशन. तो ये आपका मैंने बताया कि इसको आप एज अ केस स्टडी यूज करो. एंड वैसे तो ग्राउंड नट, मस्टर्ड, पाम ऑयल, ये बहुत सारे ऑयल सीड्स हैं, पर इस पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकता है. इन जनरल ऑयल सीड्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है. तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक थरली. अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट चाइना एंड साउथ चाइना सी. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज 55% जो इंडिया के ट्रेड है वो साउथ चाइना सी एंड मलाक्का स्ट्रेट से जाते हैं. इस आर्टिकल का रेलेवेंस ये है कि फर्स्ट तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि पेपर 1 में आपका हार्टलैंड एंड रिमलैंड थियरीज है. एंड रिमलैंड रिसेंट टाइम्स में काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है इन द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स. एंड पेपर 2 में आपका इंडिया एंड इट्स नेबर्स टॉपिक है. तो ऑफकोर्स चाइना आपका नेबर है, तो चाइना से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. जो हार्टलैंड एंड रिमलैंड थियरीज है उसको तो हम लोग फाउंडेशन बैच में डिटेल में देखेंगे. अब इस आर्टिकल में क्या बोला गया, जो भी वेसल्स साउथ चाइना सी से गुजरेंगे, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेसल्स, उनको एक नया रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा कि उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि वी आर पासिंग थ्रू साउथ चाइना सी, प्लस हर 2 घंटे में उनको अपना लोकेशन रिपोर्ट करना पड़ेगा कि हम कहाँ पे हैं. एंड जब तक वो साउथ चाइना सी से बाहर नहीं निकल जाते तब तक उनको अपना लोकेशन बताते रहना है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये आपका जो डॉटेड लाइन है रेड कलर में, ये आपका 9 डैश लाइन है. एंड चाइना इन पूरे वाटर्स को क्लेम करता है कि ये उनका है. एंड हेंस चाइना का इशू किन कंट्रीज के साथ है, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये जितने भी कंट्रीज है इन सबके साथ चाइना का यहाँ पे इशू चल रहा है. जितने भी ये सब कंट्रीज आपके नेबरिंग है. एंड ये वापस जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल ऑफ लॉ की जो बात होती है उसका एक हिंडरेंस है. एंड हेंस अब कंट्रीज कैसे रिएक्ट करेंगे ये इंपॉर्टेंट है देखना इस रिक्वायरमेंट पे कि वो उनको रिपोर्ट करते हैं या क्या करते हैं. मैंने आपको अभी बताया था कि जो क्वाड नेशंस हैं, दैट इज इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान,
वो जानबूझ के इंडो पैसिफिक ओशन में अपने एक्सरसाइजेस करते हैं नेवल, ताकि चाइना के ऊपर एक चेक बना रहे, ये जो यूनिलैटरली चाइना के जो क्लेम होते हैं उन पे एक कंट्रोल बना रहे, क्योंकि जो बाकी कंट्रीज हैं इनके बार्गेनिंग पावर बहुत कम है, ये छोटे कंट्रीज हैं एंड मिलिटरली स्ट्रेटेजिकली ये चाइना के सामने बहुत वीक पड़ जाते हैं। तो ये आपके पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी थरली प्रिपेयर करो। नेक्स्ट आर्टिकल आपका ग्लोबल वार्मिंग का एक एग्जाम्पल। इस बार ग्लोबल वार्मिंग के एग्जाम्पल्स के लिए आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं, जैसे यूरोप में जो फ्लड्स आए थे, स्पेसिफिकली जर्मनी में, ये हमने देखा था पिछले करंट अफेयर्स के सेशंस में। सेकंड, यूएस में जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है, मैंने आपको कल या परसों बताया था कि वहां पे सी सरफेस टेम्परेचर राइज हो रहा है गल्फ ऑफ मेक्सिको के, एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको का सी सरफेस टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो साइक्लोन्स जनरेट हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी दोनों बढ़ा है, एंड इसका एक एग्जांपल है ईदा। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हरिकेन है यूएस में लास्ट 170 ईयर्स में। तो इसको आप एग्जाम में डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां पे आपको सिर्फ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस बनाना है एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको बनाना है, बस। नेक्स्ट आर्टिकल आपका ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर। यहाँ पे हमने देखा था लास्ट टाइम कि ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज क्यों हुए, क्योंकि ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से डिमांड जो है वो कम हो गया, एंड डिमांड कम होने की वजह से ओपेक कंट्रीज ने क्या किया, अगर वो सप्लाई पहले के जैसे रखते, जैसे सप्लाई हाई होता है एंड डिमांड कम होता, तो ऑफ कोर्स ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते। तो इसलिए ये लोग ने क्या किया, ये लोग ने सप्लाई भी कम कर दिया एंड डिमांड तो कम था ही, तो हेंस ऑयल प्राइसेस उतने ही रहे। लेकिन जब कोविड के रिस्ट्रिक्शंस ईज हुए एंड कंट्रीज स्टार्ट हो गए वापस अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉर्मली स्टार्ट करने लगे, तो डिमांड इंक्रीज हुआ लेकिन सप्लाई तब भी कम था, एंड हेंस हमने देखा कि पेट्रोल डीजल, इंडिया में पेट्रोल 100 पार हो गया था बहुत जगह पे, डीजल 90 क्रॉस कर गया था। तो इसलिए अब ओपेक कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि हम वापस अपने ऑयल सप्लाई इंक्रीज करेंगे, एंड ये आपको एग्जाम में मैप बनाना है, अगर ओपेक पे क्वेश्चन आता है तो ये आपके ओपेक कंट्रीज है, तो इनका मैप आपको बनाना है, अगर ओपेक प्लस की बात हो जाए तो आपको रशिया को भी इंक्लूड करना है। नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पे एक एस्टिमेशन आया है कि जो दिल्ली का पॉपुलेशन है वो टोक्यो के पॉपुलेशन को बाय 2030 टेक ओवर कर लेगा, दैट इज दिल्ली का पॉपुलेशन विल बी मोर देन टोक्यो का पॉपुलेशन। एंड एक एस्टिमेशन ये है कि बाय 2031 दिल्ली का पॉपुलेशन विल बी अराउंड 7 करोड़ एंड बाय 2041 इट विल बी अराउंड 11 करोड़। तो काफी ह्यूज पॉपुलेशन होने वाला है दिल्ली का फ्यूचर में, एंड हेंस दिल्ली गवर्नमेंट उस हिसाब से प्लानिंग कर रही है कुछ टाउनशिप्स बिल्ड करने का, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बिल्ड करने का, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाने का, एंड ये हमने देखा कहाँ पे, मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041। ये आपका इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के लिए। पेपर 2 में आई गेस एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 के ऊपर आ सकता है। हमने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम काफी डिटेल में देखा, इन पे इनडायरेक्ट जो मैंने बोला वो ये क्वेश्चन हो सकते हैं। डायरेक्टली तो अगर मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 आ गया तो ठीक, वरना अगर ये भी क्वेश्चन आए तो आपको मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 को जरूर मेंशन करना है। एंड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स जो है वो कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, दिल्ली अलवर, दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत, जिसमें से दिल्ली मेरठ जो है वो 2023 तक कवर हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एंड आनंद विहार के साइड से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी हो चुका है। तो इसमें आपको मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, प्लस जो पेपर 2 में रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल कॉन्शियसनेस, ये सब जो टॉपिक है उनको भी कवर करना है। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सेंट्रल एशिया, एंड इंडिया एंड रशिया आर ट्राइंग टू एक्सपांड सेंट्रल एशियन टाइज। अराउंड एक वीक पहले जब हम लोग तालिबान के बारे में बात कर रहे थे, तो एक जेएनयू के प्रोफेसर का आर्टिकल था हैप्पी मॉन जैकब का, वहां पे मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो मिशन सेंट्रल एशिया था, वो मिशन सेंट्रल एशिया ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल पे चला गया है। क्यों? क्योंकि जब अफगानिस्तान में फेवरेबल गवर्नमेंट थी, दैट इज हामिद करजाई की जब गवर्नमेंट थी, तब हमारा मिशन सेंट्रल एशिया जो था वो बहुत ज्यादा पिकअप नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा पेस नहीं पकड़ पाया, एंड अब तो वहां पे तालिबान की गवर्नमेंट है। तो अब जब तालिबान का गवर्नमेंट होगा तो शायद ही कोई सर्टेनिटी अभी है कि इंडिया का सेंट्रल एशिया मिशन जो है वो नॉर्मली कैरी ऑन हो पाएगा। तो इसलिए नाउ इंडिया इज लुकिंग टुवर्ड अदर रीजनल पावर्स, जैसे रशिया है, रशिया से ऑलमोस्ट सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज टच में है। तो इंडिया एंड रशिया साथ में सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अपने टाइज इंप्रूव करने में लगे हुए हैं। एंड अगर आप सेंट्रल एशिया कंट्रीज के ऊपर कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसमें जितने भी रीजनल इंटरनेशनल फोरम्स या ग्लोबल इंटरनेशनल फोरम्स का सेंट्रल एशिया एंड इंडिया पार्ट है वो आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसे आपको रीजनल बॉडीज को भी इंक्लूड करना है, एंड तभी आपका आंसर होलिस्टिकली कवर होगा। एंड इसमें भी आप हार्टलैंड थियरीज का मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज जो हेल्फोर्ड मैकिंडर का हार्टलैंड था वो सेंट्रल एशिया से ज्यादा दूर नहीं था, तो उस थियरी का यूज करते हुए भी आप सेंट्रल एशिया का इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। एंड ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है। एंड अगेन जो ये पीडीएफ है मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे सक्सीड आईएएस के शेयर कर दूंगा, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया जाके ज्वाइन कर लो। दैट्स इट फॉर द डे, गुड बाय, टेक केयर।